साथियों, जैसा कि आप थंबनेल से देख पा रहे हैं, इस वीडियो के अंदर हम फाइल करने वाले हैं ITR 2, जिसका हम बेसब्री से इंतज़ार भी कर रहे थे क्योंकि इसकी जो ऑनलाइन यूटिलिटी है केवल कल ही अवेलेबल हो पाई है इनकम टैक्स पोर्टल पर। तो इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर हम ITR 2 फाइल करेंगे। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि आप अपनी सैलरी इनकम कैसे फिल कर सकते हैं। आपने शेयर सेल किए हैं जिस पे आपने STT पे किया है, मीन्स इक्विटी शेयर जिस पे आप STT पे करते हैं, जिसको आप सिंपली स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू सेल परचेज करते हैं। नॉर्मली वही शेयर यहाँ पे आते हैं। और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स जो होंगे, तो जैसे आप शेयर सेल करते हैं, म्यूचुअल फंड का ट्रीटमेंट भी सेम वैसे ही रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये दोनों ही इनकम्स मैं यहाँ पर कवर करके चलूँगा। इसके अलावा आपकी कोई बैंक की इंटरेस्ट की इनकम है, डिविडेंड इनकम है, अदर सोर्सेज से कोई इनकम है वो भी बता दूंगा। कोई हाउस प्रॉपर्टी वगैरह से रेंट की इनकम दिखाना चाहते हैं तो वो भी दिखा दूंगा। इसके अलावा अगर आप कोई बिजनेस की इनकम दिखाना चाहते हैं तो बिजनेस इनकम यहाँ पे आपको फाइल नहीं करनी है। बिजनेस के लिए आपको ITR 3 फाइल करनी पड़ेगी। अभी ITR 3 ऑनलाइन यूटिलिटी अवेलेबल नहीं हुई है, जैसे ही आएगी उसके लिए भी मैं आपको बता दूंगा। बट ध्यान रखिए, जब ये ITR 2 आप फाइल करें तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट अपने पास रख लेने हैं। सबसे पहले तो जो सैलरी इनकम आपकी है, फॉर्म 16 आपके पास आ गया होगा। बट ITR 2 के अंदर आपको जो फॉर्म 16 में आपकी सैलरी इनकम होगी उसका ब्रेकअप पूरा देना पड़ेगा। जैसे उसमें अगर सपोज करें आपकी 10 लाख की सैलरी है तो उसमें बताना पड़ेगा आपको कि बेसिक कितनी है, HRA कितना है, LTA कितना है, स्पेशल अलाउंस कितना है। जो भी आपका सैलरी स्लिप से आपको ब्रेकअप मिल जाएगा या जो आपका ऑफर लेटर आपके एम्प्लॉयर ने दिया होगा आपको, वहाँ पर आपको ये सारी डिटेल निकल आएंगी। उसके अलावा कैपिटल गेन का आप पूरा एक डिटेल बना के रखें, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 24-25 की हम ITR भर रहे हैं। तो यहाँ पर 2 रेट एप्लीकेबल होते हैं, एक 23 जुलाई से पहले जो आपने सेल कर चुके हैं और एक 23 जुलाई 2024 के बाद जो आपने सेल की है। दोनों के ऊपर ही जो टैक्स ट्रीटमेंट रहेगा, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल, वो अलग अलग रहेगा। तो बाइफरकेशन भी आपको करके रख लेना है। तो आगे मैं वीडियो में सारी चीज़ें आपको बता के चलूँगा, तो इसलिए वीडियो ये लंबा रहने वाला है। करीब करीब 1 घंटे तक का ये वीडियो हो सकता है, क्योंकि मैं यहाँ पर धीरे धीरे वीडियो बनाऊंगा और सारी चीज़ें आपको क्लैरिटी करता चलूँगा ताकि आप सक्सेसफुली अपनी ITR को फाइल कर सकें। तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो इसके लिए आप देख सकते हैं फॉर्म 16 मैंने आपको दिखा दिया है। फॉर्म 16 में आप देख सकते हैं कि आपके एम्प्लॉयर का फॉर्म 16 आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा, जहाँ पर आपका पैन नंबर आ जाएगा, आपका डिडक्टर का टैन आ जाएगा, आपका डिडक्टर का पैन नंबर आ जाएगा, आपकी कंपनी का नाम आ जाएगा, जो पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा। अब ये देखिए, ये जो पर्सन है इन्होंने केवल 6 मंथ ही जॉब की थी इस कंपनी में, तो बाकी इन्होंने इसके बाद जॉब किया नहीं पूरे साल, तो इसलिए इनका 6 मंथ का ही फॉर्म है। तो ये इस तरीके से आप देख सकते हैं। थोड़ा नीचे आएंगे तो इनकी सैलरी आ जाएगी। इसके अलावा देख सकते हैं आप, मैंने एक वर्किंग पूरी बना के रखी है जहाँ मैंने सैलरी का ब्रेकअप दिया है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की पूरी डिटेल है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की पूरी डिटेल है। 26AS, तो 26AS आपको डाउनलोड कर लेना है। पहले सारी ही चीज़ें मैच कर लेनी है अपने फॉर्म से, अपने इनकम टैक्स पोर्टल से, कि सारी चीज़ें प्रॉपर रिफ्लेक्ट हो रही हैं नहीं हो रही हैं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ही सारी चीज़ें 26AS वगैरह से जो है आपकी इनकम टैक्स पोर्टल पर नज़र आ जाती हैं। ये आपका एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट हो गया। एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट डाउनलोड कर ले, जहाँ पे आपकी इनकम नज़र आ जाएंगी, सैलरी, डिविडेंड, इंटरेस्ट, आपकी कोई FD वगैरह थी उससे इंटरेस्ट की इनकम है, आपने जो शेयर सिक्योरिटी सेल की हैं वो आपका 17,51,000 की सेल की, वो भी नज़र आ गई है। तो ये सारी चीज़ों को डाउनलोड कर लें। तो इसके लिए देखिए, मैं आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर ले आता हूँ। जैसे ही इनकम टैक्स पोर्टल पर आऊँगा तो आपको कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड नज़र आ जाएगा। तो यहाँ से आप एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई परेशानी आती है डाउनलोड करने पे, तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बनाया है, उसको आप देख लीजिए और इसको डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद ई फाइल में आएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न में जाएंगे, यहाँ व्यू फॉर्म 26AS पे जब क्लिक करेंगे तो व्यू फॉर्म 26AS पे जाके आप 26 को भी एक बार डाउनलोड कर लें। तो AIS 26AS ये सारी चीज़ें डाउनलोड के बाद ही अपनी फाइलिंग शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको फाइल नाउ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए, असेसमेंट 25-26 बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा, ऑनलाइन मोड। उसके बाद कंटिन्यू कर दीजिए। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा नीचे आएंगे, देखिए वैसे आपको यहीं स्टार्ट फाइलिंग नज़र आ जाएगा, बट मैं कुछ फाइल कर रहा था पहले तो उसमें रिज्यूम आ रहा है, इसलिए आप स्टार्ट न्यू फाइलिंग कर दीजिए। तो आप जैसे ही स्टार्ट न्यू फाइलिंग करेंगे तो आपको यहाँ इंडिविजुअल नज़र आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसमें कंटिन्यू कर देना है। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे तो देखिए यहाँ पर अब आपको ITR 2 का फॉर्म नज़र आ गया। तो ITR 2 आप चूज़ कर लीजिए, प्रोसीड विद ITR 2 कर लीजिए। इसमें आपको ये बता रहा है कि आप न्यू टैक्स रिजीम में जाएंगे तो बहुत सारी डिडक्शंस एग्जम्पशन आपको नहीं मिलती, आप जानते ही होंगे, क्योंकि जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं 80C वगैरह में, जो भी आपका HRA का बेनिफिट वगैरह होता है वो आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में ही मिलता है, न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलता है। तो ये जो ITR में फाइल करूँगा वो न्यू टैक्स रिजीम के अंदर ही फाइल करूँगा। तो इसको ओके कर देता हूँ। उसके बाद थोड़ा नीचे तो लेट गेट स्टार्टेड कर देता हूँ। बट ऐसा नहीं है कि ओल्ड वगैरह होती हैं, डिडक्शन वगैरह होती हैं, वो क्लेम कर सकते हैं फॉर्म 16 के हिसाब से। तो अब थोड़ा हाँ, अब यहाँ पे आ जाएंगे तो देखिए, यहाँ आपका टैक्सेबल इनकम इज़ मोर देन बेसिक कंजम्पशन लिमिट। न्यू टैक्स रिजीम में ITR फाइल करें और आपकी इनकम 3 लाख से ज़्यादा है, और ओल्ड टैक्स रिजीम में ITR फाइल करें 2.5 लाख से ज़्यादा, तो ये वाला ऑप्शन चूज़ कर लीजिए।
अगर ऐसा नहीं है तो इनमें से देख लीजिए कुछ आपने अगर कोई एक्टिविटी की है, 1 करोड़ से ज़्यादा करंट अकाउंट में डिपॉजिट किया है, 2 लाख से ज़्यादा का ट्रैवल किया है, 1 लाख से ज़्यादा का बिजली कंजम्पशन किया, अगर ये भी नहीं किया तो फिर आप अदर का ऑप्शन चूज़ करके ITR फाइल कर लें। आप थोड़ा नीचे आएँ, इसको कंटिन्यू कर दें। उसके बाद देखिए जब आप ITR 2 फाइल करते हैं तो आपको ये 5 अलग अलग टैब दिखाई देते हैं, यहाँ से आपको चूज़ करते चले जाना है। तो पार्ट ए जर्नल हो गया, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आप सीधा इनकम पे आ जाएं। तो इनकम पे अब ये आपसे पूछेगा कौन कौन सी इनकम आप दिखाना चाहते हैं। तो शेड्यूल सैलरी हम दिखाना चाहते हैं, बाय डिफॉल्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शेड्यूल हाउस प्रॉपर्टी को भी मैं ले लेता हूं, मैं आपको जस्ट थोड़ा बता दूंगा, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है फिल करने के लिए, बट फिर भी आपको बता दूंगा। शेड्यूल कैपिटल गेन को आपको क्लिक करना पड़ेगा, शेड्यूल 112A को भी क्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म से रिलेटेड हैं। क्योंकि 112A के अंदर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिखाते हैं और शेड्यूल कैपिटल गेन में आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दिखाते हैं, और इसके अलावा अगर कोई प्रॉपर्टी, गोल्ड वगैरह कोई और कैपिटल एसेट आपने सेल किए तो वो दिखानी पड़ती है। उसके बाद देखें शेड्यूल VD अगर आप दिखाना चाहते हैं, मीन्स वर्चुअल डिजिटल एसेट अगर आपने कोई सेल किया है, क्रिप्टो सेल किया है, तो इसको आप क्लिक करके इसको दिखा सकते हैं, अदरवाइज आप इसको छोड़ सकते हैं। तो चलो इसको भी मैं क्लिक कर लेता हूँ एक बार के लिए। अदर सोर्सेज की कोई आपकी इनकम है, उसके अलावा स्पेशल इनकम फ्रॉम स्पेसिफाइड पर्सन है, मीन्स अगर कोई आपका क्लबिंग वगैरह के प्रोविजन आपके एप्लीकेबल होते हैं, या फिर आपकी स्पेसिफाइड पर्सन की इनकम है, जैसे कि आपका माइनर चाइल्ड हो गया, स्पाउस हो गया, वो आप ले सकते हैं। इनकम चार्जेबल टू स्पेशल रेट, तो आपका जो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो चार्जेबल टू स्पेशल रेट ही होता है, तो आप इसको क्लिक कर दीजिए, क्योंकि स्पेशल रेट से उसके ऊपर लगता है टैक्स। उसके बाद डिटेल ऑफ एग्जम्प्टेड इनकम अगर आपकी कोई है तो इस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद थोड़ा नीचे आएँ, उसके बाद ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, अब आप ऊपर आ जाएं। तो सारे शेड्यूल हमने देखिए एक एक करके सिलेक्ट कर लिए हैं। डिडक्शन में आ जाएं, डिडक्शन में जो जो डिडक्शन आप क्लेम करना चाहते हैं इस पर क्लिक कर दीजिए। सपोज अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाएंगे तो शेड्यूल 6A पे क्लिक करेंगे तो आपको सेक्शन 80C से लेकर जितनी भी डिडक्शन मिलती है 80 तक सारी आ जाएंगी। उसके बाद 80D अगर मेडिक्लेम लेना चाहते हैं, 80GGA, 80G, ये सारी ही आपको चूज़ करनी पड़ेंगी अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में अपनी ITR फाइल कर रहे हैं। तो ओल्ड टैक्स रिजीम में आप देख लीजिए सारी जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है वो आप देख सकते हैं। उसके बाद टैक्स में आ जाएं, मैं कोई भी चूज़ नहीं कर रहा हूँ, उसका टैक्स में आ जाते हैं। टैक्स में पार्ट B TI आप रहने दीजिए, पार्ट B TTI ये भी रहने दीजिए। टैक्स पेड मैंडेटरी है, टैक्स डेफर्ड ऑन यूजर ये एप्लीकेबल नहीं होता है, अगर आप हटाना चाहते हैं तो उसको हटा सकते हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी 3 जो है हमारे मैंडेटरी हो जाएंगे। उसके बाद अदर में आ जाइए, अदर में शेड्यूल साइला हो गया। साइला का मतलब होता है करंट ईयर का जो लॉस आप कैरी फॉरवर्ड करते हैं, सेट ऑफ करते हैं। बाफला हो गया, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस होते हैं अर्लियर के, उसके बाद कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस हो जाते हैं। शेड्यूल फिक्स्ड एसेट आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा नहीं, छोड़ दीजिए, एम्प्टी छोड़ दीजिए। शेड्यूल AMTC कंपटीशन आप रहने दीजिए। अब देखिए एसेट एंड लायबिलिटी एट द एंड ऑफ द ईयर, तो अगर आपको लगता है कि आपकी जो एसेट है आपके पास और लायबिलिटी है वो 1 करोड़ से ज़्यादा की है तो आप इसको चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे फिर आपको अपनी एसेट की डिटेल देनी पड़ेगी, क्या क्या एसेट आपके पास है 1 करोड़ से ज़्यादा। तो मेरे केस में नहीं है तो इसको भी इग्नोर कर देता हूँ। तो अब मैं देखिए सारे ही शेड्यूल हमने टिक कर दिए हैं, अब मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। तो देखिए जैसे ही आप इसको कंटिन्यू करेंगे आप स्किप कर दीजिए क्वेश्चन, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सबसे पहले देखिए आपको ये इन्फॉर्मेशन देगा कि आपका प्री फिल डेटा आपको नज़र आ जाएगा, तो आप सिंपली इसको ओके कर दीजिए। तो देखिए जैसे ही ओके करेंगे सबसे पहले आपको पार्ट जनरल इन्फॉर्मेशन नजर आएगा, फिर शेड्यूल सैलरी आएगा, हाउस प्रॉपर्टी आएगा, कैपिटल गेन आएगा। देखिए जो जो शेड्यूल हमने वहाँ पर चूज़ किए होंगे सारे शेड्यूल एक एक करके यहाँ पर दिखा देगा। शेड्यूल कैपिटल गेन आ गया, 112A आ गया, VD आ गया, अदर सोर्सेज आ गया, साइला आ गया, बाफला आ गया। मीन्स जहाँ पर आपको लॉसेस हो जाते हैं तो लॉसेस के आपके सेट ऑफ हो जाते हैं। उसके बाद अगर कुछ लॉसेस आपके ऐसे होते हैं जो कि सेट ऑफ नहीं हो सकते, कैरी फॉरवर्ड करने पड़ेंगे, तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं। तो देखिए शेड्यूल लॉसेस टू बी कैरी फॉरवर्ड फॉर फ्यूचर ईयर, यहाँ पर आपके लॉसेस कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं। ये वैसे क्लिक हो गया, मैं पीछे आ जाता हूँ। उसके बाद देख सकते हैं आप बाफला में डिटेल ऑफ इनकम आफ्टर सेट ऑफ ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस ऑफ अर्लियर ईयर, और साइला में डिटेल ऑफ इनकम आफ्टर सेट ऑफ करंट ईयर ऑफ लॉसेस। करंट ईयर के लॉस सेट ऑफ करने के बाद नीचे आए आप शेड्यूल आपका इनकम चार्जेज पर स्पेशल रेट आ गया, शेड्यूल 6A आ गया, AMTC आ गया, टोटल इनकम आ गया, टैक्स पेड आ गया, और पार्ट B TTI आ गया। तो इस तरीके से देखिए एक एक शेड्यूल सारे ही हम फिल करते हुए चलेंगे तो आपकी ITR जो है वो फिल हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं, हम क्लिक करते हैं पार्ट A जर्नल इन्फॉर्मेशन के ऊपर। तो इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। पर क्लिक किया तो सबसे पहले आपकी यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ गई, इसमें कुछ चेंज करना नहीं है। कॉन्टैक्ट आ जाएगा, इसके अंदर भी आपको कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये बाय डिफ़ॉल्ट ही आपका होता है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है वो आपका होता है फाइलिंग स्टेटस। तो फाइलिंग स्टेटस में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको बाय डिफ़ॉल्ट ही सेक्शन 139(1) के अंदर आपकी ITR फाइल करेगी। अब आपकी रिटर्न 15 सितंबर 2025 तक अपनी ITR को आप फाइल कर सकते हैं। उसके अलावा देखिए जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट ही आपको नो का ऑप्शन नज़र आएगा। नो का मतलब ये है
कि आप न्यू टैक्स रिजीम में अपनी ITR फाइल कर रहे हैं। तो देखिए, जब आप ITR 2 और ITR 1 फाइल करते हैं तो वहाँ पर आपको किसी भी तरीके का फॉर्म 10I वगैरह फाइल करने की जरूरत नहीं होती है। वो आपको ITR 3 और ITR 4 में जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो बिजनेस इनकम के केस में एप्लीकेबल होता है। तो ITR 1 और ITR 2 फुल आप करेंगे तो सिंपली आप डायरेक्टली येस और नो चूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में ITR फाइल करना चाहते हैं तो इस पर नो ही रहने दीजिए। बट अगर आपको लगता है आप ओल्ड टैक्स रिजीम में फाइल करना चाहते हैं तो आपको येस करना पड़ेगा, तब जाके आपकी ओल्ड टैक्स रिजीम में ITR फाइल होगी। तो मैं नो कर देता हूँ, मैं न्यू टैक्स रिजीम में ITR फाइल करूँगा। अब मैं नीचे आ जाता हूँ तो देखिए, यहाँ से आपसे रेजिडेंशियल स्टेटस पूछेगा तो आप यहाँ पे रेजिडेंट कर दीजिए। अगर आप सपोज करें नॉन रेजिडेंट करना चाहते हैं तो आप नॉन रेजिडेंट कर लीजिए। बट नॉन रेजिडेंट के लिए आपको कंडीशन जो है वो फुलफिल करनी पड़ेगी। यहाँ पे कुछ डिटेल्स आपसे मांगेगा, वो डिटेल्स आपको देनी पड़ेंगी। तो मैं अपने केस में जो है रेजिडेंट ही चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, आपको ये वाला ऑप्शन चूज़ कर लेना है, यू वर इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर, क्योंकि रेजिडेंट वो पर्सन कहलाता है जो कि इंडिया के अंदर एक फाइनेंशियल ईयर में 182 डे से ज़्यादा रहा हो। तो 182 से ज़्यादा दिन रहे होंगे आप, तो आप रेजिडेंट की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो नो है। उसके बाद वेदर यू आर एन FI, आप इसको नो कर दीजिए, तो ये आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा नहीं। उसके बाद नीचे आएँ, क्या रिप्रेजेंटेटिव SSC के द्वारा फाइल की जा रही है, नो कर दीजिए। क्या आप डायरेक्टर थे कंपनी में फाइनेंशियल 24-25 में, अगर थे तो आप येस कर दीजिए, अगर नहीं थे तो आप नो कर दीजिए। अगर आप येस करेंगे तो कुछ आपसे डिटेल मांगेगा, वो डिटेल्स आपको यहाँ पे ऐड अदर करके फुलफिल करनी पड़ेगी, तो नो कर दीजिए। अगर आप नहीं हैं, क्या आपने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर होल्ड किए थे, अगर येस किए थे तो आपको यहाँ पे फर्दर को डिटेल मांगेगा, ऐड अदर करके वो डिटेल देनी पड़ेगी, आप इसको भी नो कर सकते हैं। उसके बाद नीचे बैंक डिटेल एक बार आप ज़रूर चेक कर लें, आपका जो बैंक है वैलिडेटेड होना चाहिए रिफंड के लिए, तो वो आप एक बार चेक करके इसको जो है कंटिन्यू कर दें। अगर नहीं होगा तो बैंक वैलिडेट कैसे करना है, इसके ऊपर भी ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बनाया है, वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्योंकि ये सारी ही चीज़ें जब कंफर्म हो पाएंगी तब आप कंफर्म करेंगे तो आपका ये टैब जो है कंफर्म हो जाएगा, अदरवाइज़ आपको ये एरर दे देगा। तो आप देख सकते हैं, हमने सारे शेड्यूल को यहाँ पे क्लिक किया है, तो आप देख सकते हैं आपका जो पहला शेड्यूल है वो कंफर्म हो चुका है। तो इसका मतलब वहाँ पे सारी डिटेल जो हमने फिल की वो एक्सेप्ट हो चुकी हैं। अगर कोई दिक्कत उसमें होती तो वो नहीं हो पाता। अब देखिए, अब हम आ जाते हैं शेड्यूल सैलरी के ऊपर। तो जैसे ही हम शेड्यूल सैलरी के ऊपर आएंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ ग्रॉस सैलरी नज़र आएगी। जैसे ही ग्रॉस सैलरी के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो देखिए, यहाँ पर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है नज़र नहीं आ रही है, कोई भी अमाउंट नज़र नहीं आ रही है। वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका फॉर्म 16 के अंदर अमाउंट होता है वो यहाँ पे नज़र आ जाता है आपको, बट नहीं आ रहा है। तो उस केस में भी मैं बता देता हूँ आपको क्या करना है। आपको ग्रॉस सैलरी के ऊपर क्लिक करना है, ऐड अनदर के ऊपर क्लिक कर देना है। तो देखिए, ITR 2 में मैंने जैसा कि आपको बताया था, बहुत सारी डिटेल्स आपसे ये मांगता है। ITR 2 के अंदर सबसे पहले तो आपको ये जो पूरा फॉर्म है वो फिल करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे अपनी सैलरी का आपको ब्रेकअप देना पड़ेगा सेक्शन 71 के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पर आपको जैसे कि मैंने बताया था, जैसे आपका फॉर्म 16 था, 8,70,000 रुपये की आपकी ग्रॉस सैलरी थी। सैलरी एज पर प्रोविजन कंटेंट अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 1, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये सैलरी यहाँ पर आ जानी चाहिए थी, बट नहीं आ रही है, तो वो आप ऐड कर सकते हैं। बट इससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इससे पहले आपको एम्प्लॉयर की डिटेल डालनी पड़ेगी। तो देखिए, एम्प्लॉयर की डिटेल मैंने आपको बताया था कि एम्प्लॉयर की डिटेल आपको फॉर्म 16 से सारी नज़र आ जाएंगी। तो फॉर्म 16 में नेम एंड एड्रेस ऑफ द एम्प्लॉयर है, तो वो नेम यहाँ पे डाल सकते हैं। 10 नंबर ऑफ द, अगर आपका TDS डिडक्ट किया हुआ है तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे 10 ऑफ द डिडक्टर, वो यहाँ से आपको नज़र आ जाएगा। सिमिलरली उसके बाद नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है, आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, स्टेट गवर्नमेंट है, ये सारी डिटेल यहाँ से आ जाएगी नज़र। एड्रेस ऑफ द एम्प्लॉयर नज़र आ जाएगा, एड्रेस ये सारा आपको फॉर्म 16 से ही मिल जाएगा, नेम एंड एड्रेस ऑफ द एम्प्लॉयर। अगर यहाँ से नहीं मिलता तो दूसरा तरीका क्या साथियों, मैंने आपको बताया था 26AS जब डाउनलोड करेंगे तो देख सकते हैं आप 26AS के अंदर भी आपको यहाँ पे ये जो आपका देखिए यहाँ पे 8,70,000 का जो आपको इनकम पे की है, सैलरी पे की, उसका TDS कटा है। जब इस प्लस के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आपको डिटेल्स जो है एम्प्लॉयर की नज़र आ जाएंगी। तो इस तरीके से आप यहाँ से जो है वो चेक कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा देखिए, जब मैं दोबारा फॉर्म 16 पे आऊँगा तो यहाँ से एड्रेस वगैरह आप फिल कर लीजिए, सारी चीज़ें पिन कोड वगैरह डाल लीजिए। तो पहले ये वाला टैब जो है कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद जो है हम सेक्शन 71 के अंदर सैलरी की डिटेल फिल करेंगे। तो चलिए पहले मैं इसको फिल कर देता हूँ। तो मैंने अपनी ऊपर सारी डिटेल्स जो है वो फिल कर चुका हूँ। यहाँ पर मैंने जो भी आपको दिखाया था, नेम ऑफ द एम्प्लॉयर, 10 ऑफ द एम्प्लॉयर, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आपको ध्यान रखना है। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के एम्प्लॉई हैं या PSU एम्प्लॉई हैं तो आपको अदर चूज़ करना है। अदरवाइज़ अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो वैसे आप चूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, अभी हमें सैलरी डालनी है एज़ पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग। तो सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था जैसे कि जो टोटल सैलरी थी आपको मैंने वो, ये देखिए टोटल सैलरी हमारी थी। तो जब मेरी इस एम्प्लॉई से बात हुई तो उसने ये बताया कि ये जो मैंने HR यहाँ क्लेम किया था, मीन्स वो सही तरीके से उसने नहीं दिखाया था, तो वो कॉन्फिडेंट नहीं था इस चीज़ को लेकर। तो मैंने उसको ये बताया था कि आप जो भी इनकम टैक्स के अंदर रिपोर्ट करें, सही चीज़ रिपोर्ट करें। तो इसलिए वो इससे विड्रॉ कर गया और अब तभी वो न्यू टैक्स रिजीम में अपनी ITR फाइल करना चाहता है। तो यहाँ पर इसलिए आप फॉर्म 16 में तो देखेंगे कि आपका HRA दिखाई देगा आपको, बट मैं न्यू टैक्स रिजीम में ITR फाइल कर रहा हूँ तो वहाँ मुझे HRA का एग्जम्पशन जो है वो
नहीं मिलेगा। तो इसलिए इसकी ITR मैं अब मैं न्यू टैक्स रिजीम में फाइल कर रहा हूँ। तो अब मैं देखिए तब जब दोबारा आऊँगा तो यहाँ पे सेक्शन 71 में 8,70,171 का जो है मुझे ब्रेकअप देना है ग्रॉस सैलरी का। तो यहाँ पे ऐड नदर पे क्लिक कर देता हूँ। तो ऐड नदर पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो देखिए मुझे यहाँ पे ब्रेकअप मांगेगा सैलरी का। तो मेरी बेसिक सैलरी क्या है वो मुझे देनी पड़ेगी। तो इसके लिए भी देखिए मैं जो है इसके लिए भी मैं आपको ले आता हूँ अपने एक्सेल के ऊपर, जहाँ मैंने पूरा ब्रेकअप बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ बेसिक 8,70,771 का ब्रेकअप है, जो कि आप 26 ईयर्स के अंदर देखेंगे तो आपको यहाँ नज़र आ जाएगी सैलरी 8,71,771, जिसके ऊपर 51,4,193 का TDS कटा है। AIS में भी जाएंगे तो देखिए आप सैलरी आपको 8,70,771 की नज़र आ जाएगी। उसका डिविडेंड है, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक है, डिपॉजिट से इंटरेस्ट है और सेल ऑफ सिक्योरिटी एंड यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड है 17,51,000 के। तो जब आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आएंगे और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आएंगे, जब इसकी सेल वैल्यू का टोटल करेंगे तो आपकी सेल वैल्यू जो है इससे 17,51,000 से मैच हो जाएगी। अगर यहाँ से आपकी मैच नहीं भी होती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अपना जो ब्रोकर की स्टेटमेंट में दिखाया गया उसको दिखा देंगे तो वो आपका एक्चुअल ही होगा, तो उसको रिपोर्ट कर देंगे तो आपको कोई समस्या जो है वो नहीं रहने वाली है। तो देखिए यहाँ पर बेसिक सैलरी कितनी है 4,58,986। तो बेसिक सैलरी दिखा देते हैं 458,986। तो ये मेरी बेसिक हो गई। उसके बाद फिर ऐड नंबर कर लेते हैं। तो ऐड नंबर में यहाँ पे हम दिखा देते हैं, देख सकते हैं HRA हाउस रेंट अलाउंस। तो हाउस रेंट अलाउंस है 229,493, 229,493 ये मेरा हाउस रेंट अलाउंस है। उसके बाद फिर मैं ऐड नदर कर देता हूँ। तो जैसे ही ऐड नदर करूँगा तो देखिए फिर एक और आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ मैं अदर अलाउंस दिखा देता हूँ। तो अदर अलाउंस में देखिए तीसरा क्या है, स्पेशल अलाउंस है 182,292 का। तो यहाँ पे हम 182,292 ये दिखा देते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं 8,70,771। तो आपकी जो टोटल सैलरी आ चुकी है वो 8,70,771 आ चुकी है। तो आप थोड़ा नीचे आएँ, अगर आपको कुछ पर्क्स वगैरह मिले हैं सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग तो वो डाल दें, आपके फॉर्म 16 से मिल जाएंगे। प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी सेक्शन 17(3) वो भी आपके फॉर्म 16 से मिल जाएंगे। बट जनरली जो होता है ये जो फर्स्ट टाइम मैंने आपको दिखाया है सेक्शन 17 सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग यही आपको अपने फॉर्म 16 में नज़र आएंगे डिटेल। अब थोड़ा आप नीचे आ जाएं तो आपकी जो ग्रॉस सैलरी हो गई वो हो गई है 8,70,771 जो आपकी मैच हो गई है। आपके AIS में भी आप देखेंगे 8,70,771 है, आपके फॉर्म 60 के अंदर 26 ईयर्स के अंदर भी 8,70,771 है। तो अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो देखिए आपकी सैलरी जो है वो सेव हो रही है। तो देखिए अगर आपने एक साल में 2 एम्प्लॉयर के पास काम किया होगा तो आप 2 एम्प्लॉयर की डिटेल आपको ऐड करनी पड़ेगी। तो ये तो एक एम्प्लॉयर की डिटेल हो गई जिससे आपकी सैलरी आ गई 8,70,771 रुपये। अब नीचे आप आएंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ही आपको 75,000 की डिडक्शन मिल गई है, देख सकते हैं आप 75,000 की, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम में आप जाएंगे तो आपको 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाती है। तो देखिए जैसा कि मैं आपको बता रहा था 2 एम्प्लॉयर की डिटेल आपको ऐड करनी पड़ेंगी। तो आप देख सकते हैं आपका ये जो पहला एम्प्लॉयर है वो ऐड हो चुका है, आपके पहले एम्प्लॉयर की डिटेल आ चुकी हैं। अब थोड़ा जब आप नीचे आएंगे तो देखिए अब थोड़ा जब नीचे आप आएंगे तो देखिए यहाँ पे आपसे पूछेगा डू यू वांट टू ऐड मोर ब्रेकअप वैल्यूज़। मीन्स आप दूसरा एम्प्लॉयर के पास भी अगर आपने काम किया एक साल में या एक से ज़्यादा एम्प्लॉयर के पास काम किया तो आपको यहाँ ऐड अनदर करके यहाँ पर वो जो दूसरा एम्प्लॉयर होगा उसकी डिटेल्स भी आपको ऐड करनी पड़ेंगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया था अगर आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के एम्प्लॉई हैं तो आपको ये अदर वाला ऑप्शन चूज़ कर लेना है, या PSU कंपनी के एम्प्लॉई हैं। उसके अलावा अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है तो इसके लिए एक अलग से टैब आपको मिल जाएगा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन है, स्टेट गवर्नमेंट पेंशन है, PSU पेंशन है, अदर पेंशन है और अदर्स है। मीन्स जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के एम्प्लॉइज होंगे उसके लिए आप अदर का ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। तो देख सकते हैं इस तरीके से आपको अगर ऐड करना है दूसरा एम्प्लॉयर तो आप ऐड कर सकते हैं। ये मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए किया था। मैं इसको बैक कर लेता हूँ। तो जैसे ही बैक आऊँगा तो मेरी जो सैलरी है 7,95,000 आ चुकी है स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट मिलने के बाद। अब मैं इसको जो है कंफर्म कर देता हूँ। तो देखिए मेरा दूसरा टैब भी जब मैं इसको कंफर्म करूँगा तो कंफर्म हो जाएगा। तो आप ऊपर आएँ, आपका पहला टैब कंफर्म हो चुका है और जो शेड्यूल सैलरी वाला टैब है वो भी कंफर्म हो चुका है, जो कि मैंने अपनी एक्सेल सीट से इसको मैच कर लिया है। इस तरीके से आपको ब्रेकअप देना पड़ेगा। उसके बाद देखिए अब शेड्यूल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। तो देखिए शेड्यूल हाउस प्रॉपर्टी मुझे कुछ फिल करना नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। आप यहाँ पे आएँ, आप शेड्यूल हाउस प्रॉपर्टी में जब आएंगे तो यहाँ हाउस प्रॉपर्टी क्लिक करें, ऐड अंदर करें। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपकी जो एड्रेस है प्रॉपर्टी का वो एड्रेस वगैरह पूरा फिल करना पड़ेगा, स्टेट फिल करना पड़ेगा। उसके बाद ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी में चूज़ करना पड़ेगा, आप सेल्फ हैं, स्पाउस हैं, अदर हैं, ये सब चूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद आपको रेशियो रखना पड़ेगा। इफ़ प्रॉपर्टी किसी के साथ अगर ओन्ड है तो यस करना पड़ेगा, नहीं तो नो कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी इनकम देनी पड़ेगी रेंट की। सपोज आपको 25,000 रुपये महीने का रेंट आता है तो 3 लाख रुपये रेंटल वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरीके से सारी डिटेल फिल करते चलिए, आपकी सारी डिटेल यहाँ आ जाएगी। उसके बाद देखिए सेक्शन 24B
बी के अंदर अगर आप इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल को क्लेम करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए न्यू टैक्स रेजिम में आपको इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल जो आप इंटरेस्ट पे करते हैं होम लोन के ऊपर, उसका बेनिफिट केवल तभी मिलता है अगर आपकी प्रॉपर्टी लेट आउट होती है। सेल्फ ऑक्यूपाइड के ऊपर आपको बेनिफिट नहीं मिलता है, और वो बेनिफिट आपको 2 लाख रुपए से ज़्यादा भी मिल जाता है जितनी आपकी रेंटल इनकम होती है। तो ऐड अनदर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखिए पूरी डिटेल देनी पड़ेगी लोन के इंटरेस्ट को क्लेम करने के लिए। लोन आपने जो लिया था वो बैंक से लिया था, अदर बैंक से लिया था, बैंक का नाम देना पड़ेगा, लोन अकाउंट नंबर देना पड़ेगा, सैंक्शन लोन की अमाउंट देनी पड़ेगी, डेट देनी पड़ेगी, उसका टोटल अमाउंट ऑफ लोन देनी पड़ेगी, कितना आउटस्टैंडिंग लोन था आपका 31 मार्च 2025 को, और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल कितना था 24B के अंदर। ये सारी डिटेल फिल करने के बाद जब आप सेव करेंगे तब जाके आपको जो इंटरेस्ट ऑन होम लोन की डिडक्शन है वो मिल पाएगी। तो देखिए ये नई चीज़ें अभी ऐड कर दी गई हैं इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर। पहले ये चीज़ें आपसे नहीं मांगता था क्योंकि अभी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है सारी चीज़ों को लेकर, इसलिए गवर्नमेंट अब आपसे सारी ही डिटेल मांग रही है। इवन आपके लोन अकाउंट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी, तब आपको इंटरेस्ट ऑन होम लोन की डिडक्शन मिल पाएगी। तो न्यू टैक्स रेजिम में आपको इंटरेस्ट ऑन होम लोन की डिडक्शन तभी मिल पाएगी जब आपकी कोई रेंटल इनकम होगी। तो रेंटल इनकम अगर आपकी 2 लाख रुपए से ज़्यादा भी होगी और आपका इंटरेस्ट 2 लाख से ज़्यादा है तो वो आपको क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ओल्ड टैक्स रेजिम की तरह 2 लाख की लिमिट एप्लीकेबल नहीं होती। अगर आपकी रेंटल इनकम सपोज 1 लाख रुपए ही होगी तो फिर उस केस में आपको जो इंटरेस्ट ऑन होम लोन होगा वो 1 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं मिलेगा। बट कंडीशन ये है कि प्रॉपर्टी लेट आउट होनी चाहिए, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के ऊपर नहीं मिलता है न्यू टैक्स रेजिम में इंटरेस्ट का बेनिफिट। उसके बाद देख सकते हैं हम शेड्यूल कैपिटल गेन, मोस्ट इंपॉर्टेंट शेड्यूल कैपिटल गेन्स पे अब हम आ चुके हैं। तो शेड्यूल कैपिटल गेन के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूं। तो जैसे ही शेड्यूल कैपिटल गेन के ऊपर क्लिक करूंगा देखिए तो ये आप इसको ओके कर दीजिए, ज़्यादा दिमाग लगाने की इसमें जरूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो सबसे पहले हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को दिखा लेते हैं। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा देखिए यहाँ पे आपसे पूछेगा क्या आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग और बोथ है। तो यहाँ पर मैं सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ सेल ऑफ इक्विटी शेयर या यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। तो आपने इक्विटी शेयर सेल किए हैं जिस पे आप एसटीटी पे करते हैं, मींस जो कि सेक्शन 111A के अंदर कवर हो जाता है। इसी तरीके से आपने इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड भी सेल किए होंगे, तो दोनों का जो तरीका है वो सेम ही रहता है। तो आपको इस सेकंड वाले पे क्लिक कर देना है, उसके बाद यहाँ पे ऐड अनदर के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही ऐड अनदर करेंगे तो देखिए मैंने आपको बताया था यहाँ सेक्शन देखिए पूछ रहा है सिलेक्ट सेक्शन 100A फॉर अदर्स। तो आपको यहाँ पे जो है सेक्शन 111 सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि सेक्शन 111 जो है आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए। अब देख सकते हैं आपको यहाँ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अब मांगी जा रही हैं। अब देखिए यहाँ पर 2 बाइफर्केशन कर दिए गए हैं। अब देख सकते हैं आप यहाँ पर 2 बाइफर्केशन कर दिए गए हैं। एक आपका कर दिया गया है वेदर ट्रांसफर वाज मेड बिफोर 24 जुलाई 2024, वेदर ट्रांसफर वाज मेड ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि जो टैक्स ट्रीटमेंट होगा इस ITR के अंदर 23 जुलाई से पहले कुछ और रेट था, 23 जुलाई के बाद कुछ और रेट था, वो मैं आपको प्रॉपर बताने वाला हूं जो ITR फाइल करके दिखाऊंगा, जो आपको एक्सेल शीट दिखाऊंगा, उसमें मैंने पूरी वर्किंग इस हिसाब से बना रखी है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन देनी है, मीन्स यहाँ पर आप सेल वैल्यू दे देंगे, उसके बाद डिडक्शन अंडर सेक्शन 48 के अंदर परचेज वैल्यू दे देंगे, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इसमें कुछ होती नहीं है, एक्सपेंडिचर जो होते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक्सपेंडिचर आप सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को छोड़कर जो भी खर्चा होता है आपकी ब्रोकर की स्टेटमेंट में आता है आप सारा यहाँ पे दिखा दें, तो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो चलिए मैं आपका जो है आपको एक्सेल शीट के अंदर लेके चलता हूँ जहाँ मैंने पूरा बाइफर्केशन जो है वो बनाया हुआ है। देखिए जब मैं एक्सेल कैलकुलेशन में आऊँगा तो यहाँ मैंने कैलकुलेशन कर रखी है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की। तो एक काम आपको यहाँ पर ये करना पड़ेगा इस फाइनेंशियल ईयर से, जैसा कि मैंने आपको यहाँ दिखाया है, आपको यहाँ चाहिए वेयर ट्रांसफर वाज मेड बिफोर 23 जुलाई और ट्रांसफर मेड आफ्टर 23 जुलाई। तो आपको ये बाइफर्केशन करके रखना पड़ेगा। जैसे जब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है मेरे केस में, तो यहाँ आप देख सकते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में जो सेल डेट है, तो सेल डेट के अंदर जो भी 23 जुलाई 2024 से पहले का सेल है वो मैंने अलग से कैलकुलेशन कर ली है, उसकी सेल वैल्यू कितनी है, उसकी परचेज वैल्यू कितनी है और यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस कितना है। क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर जो भी शेयर आपने या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड 23 जुलाई से पहले सेल किए हैं, उस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर आपको 15% टैक्स लग जाता है, और जो आपने 23 जुलाई के बाद सेल किया होगा उसके ऊपर जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है उसके ऊपर जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का था वो बढ़ा दिया गया था रेट। तो यहाँ पर 657 की सेल वैल्यू है, परचेज वैल्यू है 524 और 20% इसके ऊपर टैक्स लग जाएगा। इसके अलावा देखिए जो ये मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट ली है, यहाँ पर इसके अलावा जब आप दूसरी ब्रोकर की स्टेटमेंट लेते हैं, जैसे कि आप जीरोधा वगैरह से करते हैं या कोई और प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे आपको चार्जेस भी नज़र आ जाते हैं, जैसे ब्रोकरेज चार्जेस, स्टैम्प ड्यूटी, एक्सचेंज लेवी, सारे ही खर्चे आप क्लेम कर सकते हैं केवल सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को छोड़कर। तो जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है उसका
डिडक्शन आपको नहीं मिलती है। तो चलिए ये फिगर हम अपने जो है फिल कर लेते हैं अपनी ITR के अंदर। तो सबसे पहले आपको जब अपना शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे तो ये बाइफरकेशन जरूर करके रखिए। 23 जुलाई 2024 से सेल डेट सेलेक्ट कर लीजिए और 23 जुलाई 2024 के बाद की सेल डेट सेलेक्ट कर लीजिए। आपको डेटा जो है वहाँ पर इस तरीके से फिल करना पड़ेगा। तो मैं अपनी ITR में जब आता हूँ तो देखिए यहाँ फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ट्रांसफर मेड बिफोर 23 जुलाई। तो 23 जुलाई से पहले जो मेरा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन था, मीन सेल वैल्यू थी 379,661। तो ये मैं फिल कर देता हूँ 379,661। तो ये मैं यहाँ फिल कर दिया है। उसके बाद देखिए थोड़ा जब नीचे आऊँगा तो कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विदाउट इंडेक्स। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में है 272,346। तो 272,346 की कॉस्ट है। तो आप देखेंगे जैसे ही कॉस्ट मेरी लेस होगी नीचे 1,07,315 का मेरा प्रॉफिट आ गया। तो इसके अलावा देखिए यहाँ पर आप जो खर्चा मैंने आपको बताया है, कुछ खर्चे आपके हैं ब्रोकरेज चार्जेस वगैरह, स्टैम्प ड्यूटी, एक्सचेंज लेवी, जो कि बिल्कुल होते हैं। केवल सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स आपको नहीं लेना है। जो भी आपका 2-4 हज़ार रुपये आप यहाँ पे सपोज करें 3,000 रुपये है, वो आप यहाँ 3,000 डाल के उसको लेस करवा सकते हैं। बट मैं यहाँ 0 ले लेता हूँ क्योंकि जो मुझे स्टेटमेंट प्रोवाइड की गई है इस पर्सन के द्वारा उसमें मुझे कहीं पर भी ये डिटेल नज़र नहीं आई है। तो अभी मैं इसको जो है इसको 0 करके चलता हूँ। बट आप इसको जो है कुछ ना कुछ फिगर आपकी जरूर मेंशन की होगी, वो आप यहाँ जरूर डाल दीजिए। तो यहाँ 1,07,315 की मेरी फिगर मैच हो गई। इसके ऊपर 15% टैक्स पे करना पड़ेगा। अब देखिए इसके बाद मैं देख लेता हूँ जो मैंने 23 जुलाई 2024 के बाद की सेल की है, तो उसकी डिटेल भी मैंने नीचे बना रखी है। तो देखिए ये सारी ही जो सेल है डेट आपको नज़र आएंगी, ये 23 जुलाई 2024 के बाद की नज़र आएंगी। यहाँ सेल वैल्यू है 657,202। तो यहाँ मैं फिल कर देता हूँ फिगर 657,202। ये मेरी सेल फिगर हो गई। परचेज फिगर है मेरी 524,769। 524,769 ये मेरी जो है परचेज फिगर है। अब थोड़ा आप नीचे आएंगे, देखिए यहाँ पर भी जो भी आपका खर्चा इससे रिलेटेड है वो आप फिल कर सकते हैं। अब थोड़ा नीचे आएंगे तो देखिए 1,32,434 का आपका यहाँ पर प्रॉफिट है। तो इस तरीके से दोनों ही प्रॉफिट, यहाँ पर जो प्रॉफिट है 132 का, इसके ऊपर 20% टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपका जो टोटल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, अगर मैं दोनों को ऐड कर दूँ तो 239,749 है। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। देखिए 279,749 आपका एग्जैक्टली मैच हो गया। तो आप इसको सेव कर दीजिए। तो आपने जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की फिगर है वो यहाँ पर फिल कर दी है। तो जो डेटा है वो सेव हो रहा है। तो आप यहाँ देखेंगे आपको यहाँ फिगर भी नज़र आ जाएगी। तो देखिए आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 239,749 नज़र आ रहा है। दूसरा आप एक चीज़ ये भी देखें, जैसा कि मेरा AIS था, तो AIS में जब आप आएंगे तो देखिए आपकी सेल सिक्योरिटी यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड 17,51,000 है। तो यहाँ अगर मैं आपको दिखाऊँ, मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की जो सेल वैल्यू थी 657 मेरी 23 जुलाई के बाद थी, और 23 जुलाई से पहले जो मेरी वैल्यू थी सेल वैल्यू 379 थी। इसमें मैं अगर ऐड कर दूँ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की सेल वैल्यू तो 490 यहाँ से आ जाएगा, प्लस 23 जुलाई से पहले जो होगा वो यहाँ से आ जाएगा 2,24,000। तो इन चारों को अगर देखिए मैं ऐड कर देता हूँ तो 17,51,859, जो कि मेरे एनुअल इन्फॉर्मेशन 859 की फिगर आपकी यहाँ पर भी मैच कर गई है। तो इस तरीके से आप जो है अपनी फिगर को एक बार चेक भी जरूर कर सकते हैं। बट जो आपका ज़्यादा रिलायबल डेटा रहेगा वो आपकी जो ब्रोकर की स्टेटमेंट है वही रहेगा। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मैंने फिल कर लिया, मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आ जाता हूँ। तो चलिए अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैब फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो देखिए सेल और बिल्डिंग से जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो मुझे चाहिए नहीं, रेजिडेंशियल ये भी मुझे चाहिए नहीं, फ्रॉम सेल ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटी और 0 कूपन रेट ये भी मुझे चाहिए नहीं। मुझे चाहिए 4th नंबर पे फ्रॉम सेल ऑफ सिक्योरिटी इन कंपनी यूनिट ऑफ यूनाइटेड म्यूचुअल और बिजनेस ट्रस्ट ऑन विच STT इज पेड अंडर सेक्शन 112 है। तो 112A वाला ये 4th वाला पॉइंट हमारा जो है वो काम करेगा। तो ये मुझे फिगरें फिल करनी है। यहाँ मैं जैसे ही आऊँगा तो देखिए यहाँ सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। आपको सिंपली यहाँ पर एडिट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए आपसे यहाँ फिगर जो है मांगेगा। यहाँ पे आपको एक बार ऊपर आके व्यू शेड्यूल 12A के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ आपसे पूछेगा अपलोड CSV। तो देखिए CSV टेम्पलेट आपका काम करता है जहाँ पे एक शेयर की डिटेल आपको देनी पड़ती है। ये वहाँ पे काम करता है जहाँ डिटेल में आपको देना पड़ता है, मीन्स जहाँ पर आपने शेयर 31 जनवरी 2018 से पहले परचेज कर रखे होंगे और आपने फाइनेंशियल ईयर 24-25 में सेल किए होंगे, वहाँ पर ये डिटेल की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए यहाँ पर भी मैं आपको दिखाऊंगा। जब ऐड नदर का आप करेंगे तो देखिए यहाँ पे भी आपको पूछेगा ऑन और बिफोर 31 जनवरी 2018। तो क्या आप ये जो शेयर सेल किए हैं फाइनेंशियल ईयर 24-25 में, ये आपने 31 जनवरी 2018 से पहले की परचेज़ है? तो हमारे केस में 31 जनवरी 2018 से पहले की परचेज़ नहीं है, 2018 के बाद की परचेज़ है। तो अगर 2018 के बाद की परचेज़ है तो उस केस में फिर आप क्या कर सकते हैं, आप
को इंडिविजुअल शेयर वाइज डिटेल देने की जरूरत नहीं है, आप टोटल सेल वैल्यू और टोटल परचेज वैल्यू में लेस करवा सकते हैं। तो देख सकते हैं मैंने आफ्टर 31 जनवरी 2018 परचेज कर सिलेक्ट कर लिया है, मीन्स जो मैं शेयर या म्यूचुअल फंड सेल करूँगा वो 31 जनवरी 2018 के बाद मैंने खरीदे थे। यहाँ पे आप आ जाएँ, अब यहाँ पर भी देखिए दो ऑप्शन हो जाएंगे, 23 जुलाई से पहले आपने सेल किया है या फिर 23 जुलाई के बाद सेल किया है। तो मैंने पहले 23 जुलाई 2024 वाला ले लेता हूं, क्योंकि कुछ शेयर जो है 23 जुलाई 2024 से पहले भी सेल किए गए हैं। तो यहाँ पर भी मैंने डिटेल बना रखी है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में, ये सारे वो शेयर हैं जो कि 23 जुलाई 2024 से पहले सेल हुए हैं। तो इसकी सेल वैल्यू क्या है, 2,24,835। तो यहाँ मैं फिल कर देता हूँ 2,24,835 रुपये, ये मेरी सेल वैल्यू हो गई। उसके बाद कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन में आप आएंगे 184,830। तो यहाँ कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन में 184,830 ये आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन हो गई। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था कुछ खर्चे जो कि आप एक्सपेंस से रिलेटेड ट्रांसफ़र होते हैं, सेल से रिलेटेड ट्रांसफ़र होते हैं, मैंने आपको यहाँ दिखाए थे कुछ खर्चे, ब्रोकरेज, स्टैम्प ड्यूटी, एक्सचेंज लेवी, केवल सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स को छोड़कर जो भी खर्चे हैं वो आप यहाँ फिल कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आप, मेरा कोई खर्चा यहाँ फिल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है। तो मेरा जो प्रॉफिट आ गया है वो 40,004 का आ चुका है। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं आप प्रॉफिट 40,005 का आ चुका है। तो देखिए जो ये आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है 23 जुलाई से पहले अगर आपने शेयर सेल किए होंगे, वहाँ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा 1 लाख रुपये तक आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा। मीन्स 1 लाख रुपये तक अगर आपका प्रॉफिट है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, 1 लाख से ऊपर 10% का टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। वहीं अगर मैं नीचे आ जाऊँ, अब मैं 23 जुलाई के बाद का देख लेता हूँ, तो इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो देखिए फिगर आपकी जो है वो सेव हो जाएगी। तो ये आपकी फिगर सेव हो चुकी है, देख सकते हैं आप। आफ्टर 31 जनवरी 2018 बिफोर 23 जुलाई ये सारी ही शीट आपकी यहाँ पर आ चुकी है। तो अब यहाँ पे आप ऐड अनदर कर लीजिए। तो ऐड अनदर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो दोबारा से आप जो ये आप शेयर या म्यूचुअल फंड सेल कर रहे हैं वो आफ्टर 31 जनवरी 2018 कर रहे हैं। अब यहाँ पे ऑन और आफ्टर 23 जुलाई ले लीजिए, क्योंकि जो शेयर आप सेल कर रहे हैं अब 23 जुलाई वाली फिगर आप लेंगे। तो 23 जुलाई के बाद की जो फिगर है देख सकते हैं आप, ये सारे ही जो फिगर्स हैं वो 23 जुलाई 2024 के बाद वाली ही फिगर है। तो इसकी जो सेल वैल्यू है, इसकी सेल वैल्यू है 491,161। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 4,91,161। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मीन सेल वैल्यू होगी। कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन आ गई है 386,744। तो 386,744 ये मेरी सेल वैल्यू आ गई है। तो आप देख सकते हैं आपकी जो नेट बेनिफिट आपको आ गया 1,03,417, 1,03,417। तो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 23 जुलाई को के बाद आपने शेयर सेल किए हैं उसके ऊपर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है उसके ऊपर 12.5% टैक्स लग जाता है। 1,25,000 से अगर ज़्यादा होता है तो 1,25,000 तक कोई टैक्स नहीं है, उसके ऊपर जो भी होगा उसके ऊपर 12.5 का टैक्स जो है वो लग जाएगा। तो आप इसको भी सेव कर दीजिए। तो ये वाली फिगर भी मेरी सेव हो जाएगी। तो आप देखेंगे तो दोनों ही फिगरें आपकी देख सकते हैं आपकी सेव हो चुकी है। यहाँ पे अगर मैं देखूँगा तो मेरा जो टोटल प्रॉफिट आ गया है देख सकते हैं 1,03,000 और 1,43,000। अब मैं इसको जो है वो कन्फर्म कर देता हूँ। तो दोनों ही प्रॉफिट जो है मेरे आ चुके हैं। अब देख सकते हैं आप बिफोर 23 जुलाई और ऑन और आफ्टर 23 जुलाई। तो इस तरीके से मेरा ये प्रॉफिट है। अब मैं इसको जो है वो सेव कर देता हूँ। तो मेरा टोटल प्रॉफिट 1,43,000 है, जिसमें बिफोर 23 जुलाई मेरा है 40,000 और आफ्टर 23 जुलाई है मेरा 1,03,000 रुपये। तो अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो देखिए आप मेरा सारा ही प्रॉफिट जो है यहाँ पर भी सेव हो चुका है। तो आप देख सकते हैं टोटल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 239 था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 143 था। इस तरीके से आपका जो टोटल कैपिटल गेन था शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मिला के वो 383 हो चुका है। अब आप नीचे आए इसको कंफर्म कर सकते हैं, बट कंफर्म करने से पहले इन्फॉर्मेशन अबाउट एक्रूवल या रिसिप्ट ऑफ कैपिटल गेन एक बार ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि अगर आप ये नहीं देंगे तो आपको दिक्कत आएगी। आपका जो है लास्ट में आगे काम अटक जाएगा, आपकी रिटर्न सेव नहीं हो पाएगी। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या देना है, आपको यहाँ पर ब्रेकअप देना पड़ेगा कि जो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है वो किस पीरियड के बीच में हुआ है। 15 जून तक कितना हुआ है, 16 जून से 15 सितंबर कितना हुआ है, सितंबर से 15 दिसंबर कितना हुआ है, 16 दिसंबर से 31 मार्च तक कितना हुआ है। तो देखिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एट द रेट ऑफ 15%, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 20%, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल एट द रेट 30%, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नीचे आ जाएं आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 10%, लॉन्ग टर्म टैक्सेबल एट द रेट 12.5%, एंटर वैल्यू फ्रॉम, ये सारे ही देख सकते हैं आप जो भी आपके ऊपर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म एप्लीकेबल है यहाँ पे आपको उसका ब्रेकअप देना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ पे एक बार ब्रेकअप देने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पर अपनी फिगर्स को मेंशन कर देते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे 15% रेट लगता है और 20% लगता है। तो जो मेरा 15% है, अगर आप आएंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे जो मेरा 23 जुलाई से पहले है उसके ऊपर 15% का रेट लगता था। तो इसमें आप देखना पड़ेगा, आपको बाइफर्केशन करना पड़ेगा कि 15 जून तक आपका कितना है, 16 सितंबर से 15 सितंबर कितना। तो ये डेट वाइज आपको बाइफर्केशन करना पड़ेगा कि अगर आप इतनी मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो आप क्या करें, ये पूरा का पूरा प्रॉफिट 1,07,315 आप अप टू 15 जून तक ही फिल कर दें सारा, 1,07,315
315 सारा प्रॉफिट यहीं डाल दें अगर आप ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते हैं। अदरवाइज़ आपको यहाँ डेट वाइज जो है ब्रेकअप बनाना पड़ेगा। 15 जून तक कितना है, 16 सितंबर से 15 सितंबर, 16 जून से 15 सितंबर वो अलग बनाना पड़ेगा। तो आपको इस तरीके से काम करना पड़ेगा। तो ये आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। उसके बाद जो 20% लगता है, देखिए 20% लगता है 23 जुलाई के बाद। तो आप देख सकते हैं ये 20% वाला जो प्रॉफिट है 1,32,434 है। तो जो ये 1,32,434 है, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे 16 जून से 15 सितंबर तक जो भी है। तो अगर आपको लगता है कि आपको पूरा ब्रेकअप देना चाहिए तो पूरा ब्रेकअप दे लीजिए। देखिए आप पूरा ब्रेकअप देने जाएंगे तो आपको यहाँ लास्ट तक आपको ब्रेकअप देना पड़ेगा। ये 16 मार्च, 31 मार्च, 16 दिसंबर से 15 मार्च। तो अगर आप इससे बचना चाहते हैं, इतनी मेहनत नहीं करना चाहते हैं, वैसे अगर दे देंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। अगर नहीं देना चाहते हैं तो आप ऐसा करिए, 16 सितंबर से 15 सितंबर में पूरा ही प्रॉफिट 1,32,434 यहाँ पे फिल कर सकते हैं। 1,32,434 आप यहाँ पे फिल कर लीजिए। तो आपने जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था वो आपने देखिए यहाँ पर पूरा फिल कर दिया है, 1,07,000 और 1,32,000। उसके बाद हम आते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए देख सकते हैं आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन फुल कर दिया है। अब हम आते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो देखिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के दो रेट थे, एक 10% का था, एक 12.5% का था। तो जो 10% वाला है आपको यहाँ मेंशन कर देना है। तो यहाँ पे देखिए 10% में जो आपको प्रॉफिट था वो कितना था, 40,004 रुपये का। तो आप ऐसा कर सकते हैं, इसको भी आपको पूरा देखना पड़ेगा, बट आप ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते तो आप 40,004 जो है यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5% वाला आएगा। तो 12.5% वाला जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वो यहाँ पे आएगा, जो कि 1,03,417 है। तो आप इसको यहाँ पर 1,03,417 को यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। तो ये वाला शेड्यूल भी आपको फिल करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको लास्ट में एरर आएगा। तो अब आप इसको कंफर्म कर दीजिए। तो देखिए मेरा शेड्यूल जो है वो कंफर्म हो चुका है। तो देखिए मैंने जनरल इन्फॉर्मेशन कंफर्म कर ली, शेड्यूल सैलरी कंफर्म कर लिया, हाउस प्रॉपर्टी कंफर्म कर लिया, कैपिटल गेन कंफर्म कर लिया। अब शेड्यूल 112 है, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का ही शेड्यूल होता है जिसको हम ऑलरेडी फिल कर चुके हैं। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। देखिए हम ऑलरेडी यहाँ पे अपना प्रॉफिट दिखा चुके हैं। बिफोर 23 जुलाई कितना था, आफ्टर 23 जुलाई कितना था। आप यहाँ पर भी आएंगे तो देखिए आपका जो प्रॉफिट था टोटल, ये प्रॉफिट था आपका 1,43,000। तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली इसको कंफर्म कर देना है। तो क्योंकि आप ये ऑलरेडी ही ऊपर शेड्यूल में ये काम कर चुके हैं, तो आपका ये वाला शेड्यूल भी देख सकते हैं आप कंफर्म हो चुका है। अगर आप शेड्यूल वीडीए आपका कुछ है तो शेड्यूल वीडीए पे आप क्लिक करें, आप इसको कंफर्म कर लें। अगर आपने कोई वर्चुअल डिजिटल एसेट वगैरह जो सेल की है तो आपको यहाँ ऐड नज़र करके अपना डेट ऑफ एक्विजिशन क्या थी, डेट ऑफ ट्रांसफ़र क्या थी, सेल वैल्यू वगैरह जो है आप एक्विजिशन वैल्यू आप कर दें और आप इसको सेव कर लें। तो अगर मैं अपने शेड्यूल में आता हूँ, देख सकते हैं आप AAS में आता हूँ मैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे इस तरीके का कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है। अगर आपका कुछ ट्रांजैक्शन है तो आप यहाँ मेंशन कर दीजिए कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन क्या थी, क्या सेल वैल्यू थी, आपका प्रॉफिट आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपका आएगा इनकम अंडर द टू बी कैपिटल गेन के अंदर ये जो है वो टैक्स हो जाएगा। तो आप इसको सेव कर दीजिए। अब देखिए आपको यहाँ फील्ड मैंडेटरी मेंशन करनी पड़ेगी, तो मेरे केस में तो कुछ है नहीं, तो मैं इसको बैक कर देता हूँ, दोबारा से बैक आ जाता हूँ। उसके बाद देख सकते हैं शेड्यूल अदर सोर्सेज। तो अदर सोर्सेज में देखिए आपका जो इंटरेस्ट इनकम है, डिविडेंड इनकम है, वो बाय डिफ़ॉल्ट ही आ जाएगी। तो देखिए ग्रॉस इनकम चार्जेबल है, टैक्सेबल 2794, जो इंटरेस्ट यहाँ पे आ रहा है वो 2794 का इंटरेस्ट आ रहा है। तो मैं अपने AIS में आता हूँ तो देख सकते हैं आप 2295 का यहाँ इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक है। अगर आपको लगता है कि ये जो इंटरेस्ट है ये हायर साइड में है, जो कि 2295 जो कि AIS में दिया है उससे ज़्यादा है, तो आप यहाँ एडिट करके इसको चेंज कर सकते हैं। बट क्योंकि थोड़ा ज़्यादा है 400-500 रुपये, तो मैं इसको ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करूँगा, इसको मैं 27494 ही रहने देता हूँ। तो मैं इसको कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। हाँ बट लेकिन जो डिविडेंड 86 रुपये का वो मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो मैं एडिट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर डिविडेंड जो है मैं 86 रुपीज़ मैंशन कर देता हूँ। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर आप इस फिगर को चेंज करना चाहते हैं इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग 2295, तो आप यहाँ पे इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक 2295 जो है वो ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा आप देखें इंटरेस्ट फ्रॉम FD से भी इंटरेस्ट है, तो यहाँ FD से आप इंटरेस्ट देखेंगे तो 74,675 है। तो ये भी आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिए 74,765। तो आपका यहाँ पर FD का इंटरेस्ट भी आ गया है। तो आपका सेविंग बैंक का इंटरेस्ट आपने करेक्ट कर लिया 2295, 74,765 आपने इंटरेस्ट फ्रॉम FD डाल दिया और 86 का आपने डिविडेंड भी फिल कर दिया। अब नीचे आ जाएँ आप लास्ट में आके इसको सेव कर दे। तो आपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज को भी देखिए आपने फिल कर दिया है। तो देखिए आपकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, टोटल इनकम आ गई। अब इसको कंफर्म कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर भी आपको एक मेंशन करनी पड़ेगी डिटेल। दोबारा से मैं इसी के ऊपर जाता हूँ, शेड्यूल अदर सोर्सेज के ऊपर। लास्ट में देखिए यहाँ पर भी एक टैब नज़र आ रहा था आपको, ये 77,146 की आपकी टोटल इनकम आ गई, जिसमें डिविडेंड आ गया, इंटरेस्ट आ गया। तो आपको जब लास्ट में नीचे आप आएंगे, देखिए यहाँ पर इन्फॉर्मेशन अबाउट रिसिप्ट एक्रूवल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इस 10th के ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए आपको जो आपको डिविडेंड मिला था, ये देखिए
ये बाय डिफ़ॉल्ट ही यहाँ पे आ रहा है। तो आपको एक बार ये चेक ज़रूर कर लेना है। अगर ये नहीं आ रहा होगा तो वो डिविडेंड का जो अमाउंट था 86 रुपीज़ का, या जो भी आपके केस में होगा, वो आपको यहाँ पे इसका भी ब्रेकअप देना पड़ेगा कि 15 जून तक कितना है, 16 सितंबर से 15 सितंबर कितना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट आप इसको जो है अप टू 15 जून तक ही दे दीजिए। तो आप नीचे आएँ, अब इसको भी जो है कन्फर्म कर दीजिए। तो ये मेरा शेड्यूल अब जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए आप, मेरा शेड्यूल कंप्लीट हो चुका है ये वाला भी। उसके बाद शेड्यूल साइला है, तो इसमें कुछ करना नहीं है आपको, क्योंकि लॉस वगैरह कुछ केस बनता नहीं है। तो आप नीचे आए, देखिए आपका जो टोटल इनकम था करंट ईयर का 7,95,000 की आपकी सैलरी थी। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था आपका 15% के हिसाब से 1,07,000। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 20% 1,32,000। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10% में आपका 40,000 फॉल कर गया। लॉन्ग टर्म में आपका 12.5% में फॉल कर गया। अदर इनकम 77,146। इस तरीके से आप देख सकते हैं आपकी जो टोटल इनकम थी, इस तरीके से आपकी टोटल इनकम आती चली गई। हाउस प्रॉपर्टी में कोई आपका लॉस था नहीं। अगर कोई इंटरेस्ट वगैरह होता तो बाय डिफ़ॉल्ट ही यहाँ पर ये एडजस्ट हो जाता। तो बेसिकली ये जो कॉलम है ये सेट ऑफ या एडजस्टमेंट का कॉलम है। मीन्स जो करंट ईयर की आपकी इनकम आई, उस इनकम से जो लॉस ऑटोमेटिकली सेट ऑफ होने होंगे। जैसे अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी का लॉस होता तो सैलरी से एडजस्ट हो जाता ऑटोमेटिकली, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस है वो सैलरी से एडजस्ट हो जाता है। तो क्योंकि लॉस कुछ था नहीं तो यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो रहा है। इसी तरीके से कुछ और लॉस होंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आप लास्ट में आप आएंगे तो देख सकते हैं आप यहाँ पे नेट लॉस फ्रॉम अदर सोर्सेज। अगर कुछ और सोर्सेज से लॉस होंगे तो वो आ जाएंगे, और नेट यहाँ पे आपका करंट ईयर इनकम आ जाएगी तो उसको एडजस्ट करने के बाद। तो मेरे केस में कोई लॉस नहीं है, इसलिए मैंने इसको कंफर्म कर देता हूँ, कोई भी लॉस एडजस्टमेंट मेरे केस में नहीं है। तो बेसिकली जो आपका ये वाला शेड्यूल होता है CYLA, डिटेल ऑफ इनकम आफ्टर सेट ऑफ करंट ईयर लॉसेज, यहाँ पे आपके जो करंट ईयर के लॉस होते हैं वो आपकी करंट ईयर की इनकम से एडजस्ट हो जाते हैं। तो सेट ऑफ और एडजस्टमेंट हो जाते हैं लॉसेज यहाँ पर। उसके बाद बाफला हम कर लेते हैं। तो बाफला में देखिए, बाफला में मेरी सारी वही इनकम आ जाएगी। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज सेट ऑफ 2, कुछ नहीं है ऐसा, कुछ भी ऐसा नहीं है यहाँ पे। तो आप इसको भी नीचे आएँ, उसको भी कन्फर्म कर दें। तो ये भी मेरा कन्फर्म हो जाएगा। उसके बाद शेड्यूल CFL में आए, तो CFL में भी ऐसा कोई कैरी फॉरवर्ड वाला लॉस नहीं है, देख सकते हैं आप। नीचे आएँ और देखिए टोटल लॉस कैरी फॉरवर्ड फॉर फ्यूचर ईयर, तो ऐसा कुछ नहीं था मेरे केस में। तो मैं इसको अब कंफर्म कर दूंगा। तो मेरा ये जो शेड्यूल है ये भी कंफर्म हो गया। देखिए अब शेड्यूल SI आ जाइए, इनकम चार्जेबल टू टैक्स एट स्पेशल रेट। तो जो स्पेशल रेट से टैक्स लगने वाला है तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ही दिखा देगा, देख सकते हैं आप। यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था आपका, इसके ऊपर इसने टैक्स लगा दिया 1,07,000, जो कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था, जो कि आपका 23 जुलाई से पहले था। उसके ऊपर टैक्स लग गया है 16,097 रुपये का। 1,07,000 के ऊपर जो टैक्स लगाया है वो 15,000 रुपये का टैक्स लगाया है। उसके बाद देख सकते हैं आपका 23 जुलाई के बाद जो भी सेल हुआ उसके ऊपर 20% टैक्स लग जाएगा। तो 1,32,000 के ऊपर 26,000 टैक्स लग गया 20%। उसके बाद आप नीचे आएंगे, देख सकते हैं आप। नीचे अगर आएंगे आप देखें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो जो कि आपने 23 जुलाई से पहले सेल किया है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो उसके ऊपर टैक्स लग गया 1,842 रुपये का, जो कि। और थोड़ा नीचे आएंगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 23 जुलाई के बाद जो आपने सेल किया है उसके ऊपर जो है कोई टैक्स नहीं लगा है, क्योंकि कोई टैक्स इसके ऊपर नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर 1,25,000 तक कोई टैक्स नहीं है। थोड़ा नीचे आ जाएँ, नीचे आएँ आप। लास्ट में आके इसको भी सेव कर देंगे तो देखिए आप देख सकते हैं आप कितनी तरीके की स्पेशल आपकी इनकम होती हैं। स्पेशल इनकम का मतलब होता है जिन इनकम के ऊपर स्पेशल रेट के हिसाब से टैक्स लगता है। तो देखिए इनकम टैक्स के अंदर आपको यहाँ मैं दिखा देता हूँ टोटल, आप नीचे मैं कर देता हूँ। तो टोटल 78 टाइप की इनकम ऐसी हैं जिसके ऊपर स्पेशल रेट जो है वो लग जाता है। तो देखिए आपका जो वर्चुअल डिजिटल एसेट है, जो क्रिप्टो वगैरह आप सेल करते हैं, उसके बाद स्ट्रेट फॉरवर्ड 30% टैक्स लग जाता है। अगर हम वहाँ पे कुछ क्रिप्टो की इनकम दिखाते तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ही 30% टैक्स ले लेता। तो इस तरीके से हमारा जो टोटल टैक्स बना शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर वो 44,426 बन गया। अब आप इसको भी कंफर्म कर दीजिए। तो इसको मैं कंफर्म कर देता हूँ। तो देखिए मेरा जो डेटा है वो कंफर्म हो रहा है। तो आप देख सकते हैं ये वाला शेड्यूल भी कंफर्म हो चुका है। तो देखिए शेड्यूल SI भी कंफर्म हो चुका है। तो देखिए एक एक करके हमारे कितने सारे शेड्यूल हमने कंफर्म कर लिए हैं। उसके बाद शेड्यूल 6 आ गया। तो हमारे केस में तो 6 एप्लीकेबल होगा नहीं। न्यू टैक्स में हम ITR फाइल कर रहे हैं, सिंपल इसको कंफर्म कर दीजिए। शेड्यूल AMTC हो गया, इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप नीचे आएँ, इस साइड आप आएंगे तो देखिए कुछ भी नहीं है, इसमें 0 रहता है। आप इसको कंफर्म कर दीजिए, ये वाला। उसके बाद पार्ट B टोटल इनकम। अब देखिए टोटल इनकम में आपका पूरा यहाँ पर टोटल इनकम का ब्रेकअप नज़र आ जाएगा। आपकी सैलरी से इनकम थी 7,95,000। उसके बाद कैपिटल गेन हुआ, आपको थोड़ा इसको देखेंगे डिटेल में। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो 15% टैक्स लगता है 1,07,000। शॉर्ट टर्म कैपिटल 20% टैक्स 1,32, ये आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया। लॉन्ग टर्म कैपिटल 40,000 जिसके ऊपर 10% टैक्स लगता है। 1,03,000 जिसके ऊपर 12.5% टैक्स लगता है। तो इस तरीके से 3,83 का आपका टोटल जो है वो कैपिटल गेन की इनकम आ गई। उसका 70,000 की इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से आ गई, जिसमें कि आपका
जो है एफडी का इंटरेस्ट था, सेविंग का इंटरेस्ट था और आपका डिविडेंड इनकम थी। इस तरीके से आपकी टोटल इनकम आ गई है 12,56,087। थोड़ा नीचे आ जाए, नीचे आए, नीचे आए, नीचे आए, लास्ट में आ जाएं। अब इसको भी कंफर्म कर दें, तो देखिए इसको कंफर्म कर दिया है। उसके बाद टैक्स पेड में चले जाएँ, तो देखिए टैक्स पेड में जब आप जाएंगे तो देखिए आपको यहाँ पर टीडीएस की डिटेल जो है नज़र आ जाएगी, जो भी टीडीएस आपका कटा हुआ है। तो अगर नहीं नज़र आती है तो देखिए आप कुछ नहीं करना है, सैलरी पे जो भी टीडीएस कटा है इसको सिलेक्ट कीजिए, आप ऐड अनदर पे क्लिक कीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपका जो भी एम्प्लॉयर की डिटेल है वो आपको अपने 26 में भी नज़र आ जाती है, पैन नंबर में भी नज़र आ जाती है, तो सॉरी आपके फॉर्म 16 पे भी नज़र आ जाती है। तो जैसे ही आप देखिए यहाँ फॉर्म 16 पे अगर आप जाएंगे, फॉर्म 16 पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे देखिए, तो आप देख सकते हैं फॉर्म 16 पे मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बताई थी, आपका एम्प्लॉयर का नाम आ जाएगा, तो जो भी आपका एम्प्लॉयर का नाम है वो यहाँ से आ जाएगा, उसका नेम ऑफ़ द एम्प्लॉयर आ जाएगा, यहाँ पे टैन नंबर आ जाएगा। तो ये आपका जो है टैन ऑफ द डिडक्टर है, मीन्स आपके एम्प्लॉयर का टैन नंबर है वो यहाँ मेंशन कर दीजिए, नेम मेंशन कर दीजिए। इनकम चार्जेबल अंडर हेड सैलरी, तो इनकम चार्जेबल अंडर हेड सैलरी में आपको ये जो ग्रॉस सैलरी थी 8,70,771 वो आप मेंशन कीजिए, जो भी टैक्स कटा हुआ है वो मेंशन कर दीजिए। या आप ऐसा करें 26 में आएँ, 26 में देखिए आपका जो 8,70,771 का इनकम चार्जेबल अंडर द सैलरी थी 870,771 वो आप मेंशन कर लीजिए। उसके बाद टैक्स जो डिडक्ट हुआ है आपका 54,193 वो मेंशन कर दीजिए, 54,193। यहाँ पर आपका एम्प्लॉई का नाम आ जाएगा, एम्प्लॉयर का नाम आ जाएगा। सपोज़ मैं एम्प्लॉयर का नाम यहाँ पर ये मेंशन कर देता हूँ। देखिए आपका एम्प्लॉयर का नाम जो है, सॉरी टैन नंबर आएगा यहाँ पे, एम्प्लॉयर का नाम आपका यहाँ पे आ जाएगा। सपोज़ यहाँ एम्प्लॉयर का नाम मेंशन करता हूँ, यहाँ आप टैन नंबर मेंशन कर दीजिए, तो टैन नंबर मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे। तो देखिए मैंने टैन नंबर यहाँ पर मेंशन कर दिया है, इनका मेंशन कर दिया है, टीडीएस जो आपका डिडक्ट हुआ आप देख सकते हैं 26 AS से मैंने ले लिया है 8,70,771 पे 54,193 का आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है, तो वो यहाँ मैं मेंशन कर दिया। आप इसको अब सेव कर दीजिए। तो देखिए जैसे ही आप सेव करेंगे तो आपकी यहाँ पर जो है आ चुकी है, पूरी डिटेल आपकी आ चुकी है, टैक्स आ चुका है। अब थोड़ा नीचे आएँ, अब देखिए इसके अलावा आपका एफडी के ऊपर भी टीडीएस की डिडक्शन हुई है 7486 की, तो वो यहाँ पर भी मेंशन करनी है आपको, यहाँ पर मेंशन नहीं है। तो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ऑन इनकम आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। जो है तीसरा टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ऑन इनकम एज पर फॉर्म 16B 16C, तो आपको जो एफडी का मेंशन करना है वो TDS 2 के अंदर मेंशन करना है। ऐड अदर पे क्लिक कीजिए। अब देखिए TDS रिलेटेड टू सेल्फ या पर्सन आपसे सेल्फ से रिलेटेड है। उसके बाद टैन ऑफ द नंबर, जो भी बैंक ने आपका TDS काटा है वो फॉर्म 16B के अंदर आपको मिल जाएगा, जो आपको बैंक से मिला होगा, या जो आप 26 AS के अंदर जब आप आएंगे तो 26 AS के अंदर आपको जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आपको चीज़ें जो है वो नज़र आ जाएंगी। तो आप यहाँ पर टैन नंबर मेंशन कर दीजिए कि सेक्शन के अंदर टीडीएस कटा है। जैसे अगर एफडी के इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं तो इसके लिए देखिए साथियों आपको सिलेक्ट करना होगा सेक्शन 194A इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़, तो ये वाला सेक्शन सेलेक्ट करना होगा। इसके अंदर ही आपका जो टीडीएस है वो बैंक के द्वारा डिडक्ट किया जाता है। तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है। थोड़ा नीचे आएंगे, अनक्लेम टीडीएस कुछ है तो आपका, इसको कुछ नहीं है आप इसको छोड़ दीजिए। अनक्लेम टीडीएस ब्रॉड फॉरवर्ड आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप आएँ तो फाइनेंशियल 23-24 से छोड़ दीजिए। आप टीडीएस करंट ईयर का जो है वो मेंशन कर दीजिए। जैसे करंट ईयर का टीडीएस आपका है 7468, तो 7468 का आपका करंट ईयर का टीडीएस है वो मेंशन कर दीजिए। वैसे आपको ये बाय डिफ़ॉल्ट सारी चीज़ें वहाँ पे नज़र आ जाएंगी, बट स्टिल जो है आप इसको अगर नहीं आपको नज़र आती है तो आप मेंशन कर सकते हैं। क्लेम्ड हाउस इसको आप छोड़ दीजिए, स्पाउस के हैंड में कुछ नहीं है। आप नीचे आ जाएँ, कोरस्पॉन्डिंग विड्रॉल ऑफर, देखिए अभी ये क्या था आपका 74,675, तो 74,675 के ऊपर आपका टीडीएस कटा था। यहाँ पे आप जो सिलेक्ट करेंगे वो आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद 746, अब ये आपको एक एरर दे रहा है, क्लेम्ड इन ओन हैंड्स कॉलम 9 शैल बी मोर देन 0, तो आप देख सकते हैं कॉलम 9 के अंदर हमें 0 करना पड़ेगा। कॉलम 9 हम ऊपर आ जाते हैं, देखिए तो देखिए आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा टीडीएस क्रेडिट बीइंग क्लेम्ड दिस ईयर ओनली कोरस्पॉन्डिंग इनकम इज बीइंग ऑफर्ड फॉर टैक्स दिस ईयर नॉट एप्लीकेबल इफ TDS डिडक्टेड रिलेशन फ्रॉम 144N, तो क्लेम्ड इन ओन हैंड में यहाँ पे आप सेम अमाउंट मेंशन कर दीजिए 67468, तो आप यही सेम फिगर यहाँ पर भी मेंशन कर दीजिए। उसके बाद देख सकते हैं आप, देखिए थोड़ा नीचे आएंगे, आप उसको सेव कर देना है। तो यहाँ पे देखिए एरर दे रहा है, यहाँ पे आपको टैन नंबर मेंशन करना पड़ेगा, तो यहाँ मैं टैन नंबर जो है मेंशन कर देता हूँ। तो मैंने टैन नंबर यहाँ पर मेंशन कर दिया है। अब मैं नीचे आता हूँ और इसको जो है वो सेव कर देता हूँ। तो देखिए आपका यहाँ पर भी सेव हो चुका है, तो दोनों ही आपके जो है वो सेव हो चुके हैं। अब आप इसको कंफर्म कर दीजिए। तो अब थोड़ा जब देखिए सारे टैब आपके कंफर्म हो गए हैं, पार्ट बी TTI में जब आप जाएंगे
तो देख सकते हैं आप जब पार्ट टीवी टीटीआई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए टैक्स पेबल ऑन डीम्ड इनकम, टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम 81,718 का टैक्स बन गया आपका। उसके बाद आप जाएंगे 4% एजुकेशन से 84,987। उसके बाद देख सकते हैं टैक्स पेड, जो मैंने टैक्स ऐड किए थे वो दोनों ही यहाँ पे इसने दिखा दिए हैं। टोटल देखिए हमारा जो टैक्स था 54 का ये था, 57,468 का ये था, टोटल 61,000 का टैक्स बना था। अभी भी अमाउंट पेबल 25,330 आ रही है। तो आप यहाँ जाकर पे नाउ के ऊपर क्लिक करके इसको पे कर दीजिए। तो पे करने के बाद वो चालान जो है आपको ऐड करना पड़ेगा। जैसे ही आप एक बार इसको पे कर लेंगे यहाँ पे नाउ पे जाके, अगर आप इसको पे नाउ पे जाके पे नहीं करना चाहते, अलग से सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करना चाहते हैं, तो उसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बनाया है। वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो देखिए जैसे ही आप इसको पे कर लेंगे, आपको क्या करना है, 25,330 का टैक्स जैसे ही आपने पे किया, आपको बैक टू समरी आ जाना है। बैक टू समरी पे आके देखिए आपको जो टैक्स पेड की डिटेल थी इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एडवांस टैक्स सेल्फ असेसमेंट टैक्स के ऊपर क्लिक करना है, ऐड अंदर के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको BSR कोड मेंशन कर देना है, 7 डिजिट का BSR कोड होता है। डेट ऑफ डिपॉजिट में सपोज आज की डेट मेंशन करेंगे। उसके बाद सीरियल चलान नंबर जो है आप मेंशन कर दीजिए, और यहाँ पे 25,330 समथिंग जो है आपका टैक्स था वो आप यहाँ मेंशन कर दीजिए, और सीरियल नंबर ऑफ चलान जो है आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। तो मैंने चलान नंबर भी मेंशन कर दिया। मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो देखिए सेव हो चुका है। तो आप यहाँ पे आएंगे तो आपका जो टोटल टैक्स है आप देखेंगे आपका 2530 का वो चलान ऐड कर दिया। अब आप इसको कंफर्म कर दीजिए। दोबारा आप नीचे आएंगे, पार्ट PTPI में आप जाएँ तो आप देख सकते हैं, आप जब नीचे आएंगे तो आपका सारा टैक्स पे हो चुका है। अब आपका 4 रुपये रिफंड बन गया है, क्योंकि मैंने वो जो है वहाँ पे चलान ऐड कर दिया है। अब आप इसको कंफर्म कर दें। कंफर्म करने के बाद देखिए प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे चले जाएँ। जैसे ही प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे आप क्लिक करेंगे, देखिए